प्रीवियस सेशन में काफ़ी इंट्रोडक्शन के मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बोला गया, ठीक है। और डॉक्टर हीरा मीना, शुक्रिया सर। मैं थोड़ा सा परिचय फिर से दे देती हूँ। मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान की मीना जनजाति से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हीरा मीना है। राजस्थान में हम आबादी के रूप में पहले नंबर पर आते हैं, बाकी आदिवासियों के तौर पे, और पूरे भारत में 5वें नंबर पर आते हैं। और मैं उसी पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए हर मंच पे जाती हूँ। और ये मानव संग्रहालय ने मुझे बहुत बड़ा एक क्या बोलूँ बहुत बड़ा अवदान दिया है कि मैंने अपनी भाषा और संस्कृति को यहाँ आने के बाद सहेजना सीखा है। तो जैसे हर समुदाय की अपनी अपनी भाषा होती है, भीलों की भीली है, गोंडों की गोंडी है, संतालों की संताली, वैसे मीणा समुदाय की मीणी भाषा है। और भारत सरकार ने जो नियम बना रखा कि किसी भी समुदाय की आबादी अगर 10,000 है तो उस समुदाय की भाषा जिंदा रहती है। तो मेरा सरकार और मानव संग्रहालय और आप सभी सुधीजनों से एक प्रश्न है। हम आबादी में राजस्थान में आदिवासियों के तौर पर 1 नंबर पर आते हैं, पूरे भारत में 5वें नंबर पर आते हैं। और पूरे भारत के आदिवासियों में 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, लेकिन हमारी मीणी भाषा को मृत भाषा के रूप में भारत सरकार ने और यूनेस्को को भाषा एटलस में मृत भाषा के रूप में दर्ज किया। क्यों? जब वो आबादी जिंदा है तो भाषा भी जिंदा है ना। ये बहुत बड़ा विकट सवाल है हर आदिवासी के लिए, क्योंकि हर 2 सप्ताह में एक आदिवासी भाषा मर रही है। ये बहुत गंभीर प्रश्न है। हम आज आदिवासी साहित्य की बातें कर रहे हैं, आदिवासी संस्कृति की बातें कर रहे हैं, पर्यावरण के साथ अनुकूलन संबंधों की बात कर रहे हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए, पूरी मानव जाति को बचाने के लिए कर रहे हैं। जब तक आदिवासियों की भाषा नहीं बचेगी तो हम सब नहीं बचेंगे। बचाना होगा तो हम सब की भाषाओं को बचाना, क्योंकि जो वास्तविक ज्ञान है वो आपको इसी में मिलेगा। और मैडम ने जो शैल चित्रों से बताया, हजारों लाखों साल पुरानी जो जानकारी है वो आज भी हूबहू आदिवासियों में जिंदा है। वो उनके माननों में जिंदा है, उनके गोदनों में जिंदा है, उनकी दिनचर्या में जिंदा है। और उन्होंने अपने जीवन के जो टोटम बनाए हैं, एक पेड़, एक पशु और एक पक्षी, उस रूप में जिंदा है। वो आज भी उस परंपरा का अनुपालन कर रहे हैं। चाहे हम कितने पढ़ लिख गए, कितने आधुनिक हो गए, लेकिन ये परंपराएं आज भी जिंदा है। तो जैसे मैं कहा कि मीणा समुदाय की मीणी भाषा है, तो मैं बताना चाहूँगी मीणी भाषा की लगभग 15 बोलियां हैं। क्षेत्र विशेष के आधार पर, जैसे कहते हैं 8 कोस पे बाणी बदले 12 कोस पे पानी। क्षेत्र के आधार पर थोड़ा थोड़ा उच्चारण बदल जाता है, थोड़े थोड़े शब्द अलग हो जाते हैं, लेकिन उनका अर्थ मिलता जुलता ही रहता है। तो मीणी भाषा की जो 15 बोलियां हैं वो 15 बोलियां हैं। राठी मीणी है, जगरोटी मीणी है, डांगी मीणी है, माड़ी मीणी है, सतवाड़ी मीणी है, नागरचाड़ी मीणी है, हाड़ोती मीणी है, मेवाती मीणी है, मेवल मीणी है, गोडवाड़ी मीणी है, शेखावाती मीणी है, सतवारी है, काठेड़ी है और पचवारी है। और जिस क्षेत्र में मैं आती हूँ, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, वो ढूंढाड़ी मीणी है। मैं ढूंढाड़ी मीणी में अपना पेपर रिप्रेजेंट करना चाहूंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूरे भारत में 5 भाषा परिवार है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, अंडमानी भाषा परिवार और भारतीय आर्य भाषा परिवार। इन 5 भाषा परिवारों में हम भारतीय आदिवासियों की भाषाएं और बोलियां समाहित हैं। तो सोचिए इसका साहित्य कितना विस्तृत होगा। इनके अलावा भी जो भील है, जो मीणा है, जो गौंड है, जो असुर है, जो उराव है, इनकी जो भाषाएं हैं वो तो इनसे भी प्राचीन भाषाएं हैं। ये 5 जो भाषा परिवार है, इनसे भी जो प्राचीन भाषा परिवार है वो प्रोटो द्रविड़न भाषा परिवार के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए, अब साहित्य में भी और इतिहास में। क्योंकि जो साहित्य है और जो इतिहास है वो अधूरा है, उसमें पूरी जानकारी नहीं है। और मैं उसी प्रोटो द्रविड़न भाषा परिवार की मीणी भाषा के थोड़ा उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आदिवासी समुदाय सबको साथ लेके चलता। हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी बोलते हैं, आगुणी आथुणी का धनी, पहली सगड़ा को बोलो कर जो, पाछे मारो कर जो। यानी वो कहते हैं अगुणी आथुणी का धनी, वो प्रकृति तत्वों को
साथ लेकर चलते हैं। अगुणी यानी पूरब, आथुणी यानी पश्चिम। तो पूरब का जो मालिक है यानी सूर्य, आथुणी का जो धनी है यानी चंद्रमा। वो कहते हैं सूर्य और चंद्रमा यानी प्रकृति को या धरती को जो चलाने मान शक्तियां हैं, वो पहले सबका भला करना, फिर बाद में मेरा करना। मेरी भाषा में जैसे आप लोग 4 दिशाओं को कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हिंदी में बोलते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन मेरी भाषा में बोलते हैं अगुणी आथुणी भुजी और लंका। अब लंका का आप लोग कहीं कुछ और ही अर्थ ले जाएंगे, लेकिन लंका का अर्थ मेरी भाषा में वो क्षेत्र है जहाँ पानी का बाहुल्य है, और ये सच भी है वैज्ञानिक तौर पर। दक्षिण में सारी जगह समुद्र ही समुद्र है। मैं बताना चाहूँगी मेरी भाषा के जो ओरल लिटरेचर है उसकी जो चीज पुरानी जो गायन की जो शैलियाँ हैं वो बहुत विस्तृत रूप में है। लगभग 25 के आसपास मेरी भाषा की गायन शैलियाँ हैं, जैसे सुड्डा है, ढांचा है, उछाटा है, दंगड़ है, जिक्री है, कन्हैया है, पद है, सुड्डा है। मतलब शादी ब्याह के जो गा गीत है, शादी ब्याह की जो परंपराएं लगभग 75 और 100 के आसपास परंपराएं हैं। और जैसे मैंने सर से कहा था कि जो कन्हैया दंगड़ है या पद दंगड़ है, वो आप निकाल के देखिएगा यूट्यूब पे, मीना कन्हैया दंगड़, मीना कन्हैया गीत नृत्य पद दंगड़, उसमें देखिए 100-150 की तादाद में ऐसे राउंड शेप में जेंट्स रहते हैं, उनके पास नौबत रहता है, घेरा रहते हैं, झांझ रहता है। उन तीनों के साथ वो इतना तालमेल करके गाते हैं, नाचते हैं, और लोक नाट्य या लोक कथाएं भी गाते हैं। और वर्तमान परिवेश की जो समस्याएं हैं, जो समाज सुधार की जो बातें हैं, या समाज को नया संदेश देने की जो चीजें हैं, वो भी उसके माध्यम से वो पेश करते हैं। और उस शैली को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये कोई रण कौशल है, ये कोई रण की तैयारी है, या रण का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा ही एक डंडेल गीत नृत्य। ये डंडेल गीत नृत्य आपको इससे डांडिया का परिदृश्य समझ में आ रहा होगा, चित्र उभरा होगा, लेकिन डांडिया अलग है, वो मतलब सॉफ्टवेयर पे बस डांस करते हैं। लेकिन जब डंडेल आप देखोगे तो आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे, आपका खून का दौरा तेज हो जाएगा, आप थिरकने लग जाएंगे उसमें। ऐसा है मीना समुदाय की जो डंडेल गीत नृत्य शैली है। तो इन गीतों मतलब छोटे छोटे गीतों से मैंने ये आलेख तैयार किया है, काफी बड़ा आलेख है। तो मैं कुछ गीत पेश करके मैं अपनी जो मौखिक परंपरा है, जो वाचिक परंपरा या पुरखोती परंपरा जो विलुप्त होती जा रही है या विलुप्त होने के कगार पर है, उसको मतलब जीवन की तरफ से समझ आई है, उससे सहेजने का प्रयास किया है। और 2 अनमोल कृतियां मैंने प्रकाशित की है, वाचिक साहित्य की पुरखोती परंपराएं और गीत। दूसरी है मीणा ब्याह गीत गाड़ संसार। इसमें पुरानी वो ओरल लिटरेचर को ही मैंने सहेजा है, पुरखोती परंपराओं को ही सहेजा है। और आदिवासी इसको पुरखा साहित्य या पुरखोती साहित्य ही कहते हैं, या वाचिक साहित्य या मौखिक साहित्य या आरेचर साहित्य भी बोलते हैं। ये लोक और फोक नहीं बोलते। जैसा इस पे कल काफी कुछ चर्चा हो गई है, क्यों नहीं बोलते लोक और फोक। हम पुरखोती या पुरखो साहित्य इसलिए कहते हैं कि हमारे पुरखों ने, दादा के दादा ने, दादा के दादा ने, दादा के दादा ने, या दादी की दादी ने, दादी की दादी ने, या नानी की नानी ने, मतलब सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इन चीजों को सहेज दिलाई है। यानी पुरखों से हमने वो ज्ञान सहेजा है, इसीलिए इसको पुरखा साहित्य या पुरखोती साहित्य या आर्यचर साहित्य हम नाम देते हैं। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये जीवंत है, जो पूरे जनजीवन या उनकी जो जीवन दर्शन है या जो उनकी दैनिक दिनचर्या है उन सब से जुड़ा हुआ। जैसा सभी ने बताया कि आदिवासियों का जो साहित्य है, वो जो जीवन जीते हैं वो ही उनका साहित्य है। जैसे जंगल पहाड़ नदी नाले सबसे उनका गहरा रिश्ता है, तो और जंगल पहाड़ नदी नाले सब जगह हैं। और मैं तो उस मीणा समुदाय से हूँ जो विश्व की सबसे पुरानी प्राचीन पर्वतमाला अरावली के आसपास निवास करते हैं। अरावली को आप सर्च करेंगे, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो भील मीणाओं का इतिहास आपको अपने आप थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि ये कितनी पुरानी कौम होगी। और इसका और इतिहास में जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहुंच जाएंगे आप, और उनके जो अवशेष जैसे मैंने शैल चित्रों के माध्यम से बताया, वो सारे वहाँ मिलेंगे आपको, और वो ही चित्रलिपि है वहाँ।
भाषा हमें 4 प्रकार से देखने को मिलती है। सबसे पहले मानव ने चित्रों का विकास किया, उससे हमें भाषा समझ में आई। फिर मौखिक परंपरा आई और उसके बाद लिखित परंपरा। आंगिक भाषा आई चित्रलिपि के बाद, आंगिक पहले थी, फिर चित्रलिपि आई और फिर वाचिक और फिर लिखित रूप में। तो जो आदिवासियों का साहित्य है वो चित्रलिपि में भी बहुत है, आंगिक भी बहुत है। आपको अंगों के संचालन से बता देंगे वो क्या करना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, सुख में है, दुख में है, हर्ष में है, उत्सव में है, हर चीज वो अपने हाव भाव से बता देंगे। लेकिन लिखित रूप में आदिवासियों के पास साहित्य बहुत कम है, वो मौखिक रूप में है, वाचिक रूप में, आरेचर रूप में, और उसको सहेजना बेहद जरूरी है अगर आपको वास्तविक जानकारी चाहिए तो। आप मैं एक जैसे जीव जंतुओं के साथ हमारा गहरा नाता रहा है। हमारे जैसे मीना समाज में शादी विवाह होते हैं तो नई नवेली दुल्हन आती है, जैसे कल इंदुमती लमानी जी आई थी, आपने वो जो रूप देखा, कैसा रूप था, वैसा ही रूप हमारी दुल्हनों का होता है। और बड़े बुजुर्ग फिर उसको बोलते हैं जब वो ऐसे धमक के साथ चलती है, धीरे चालिए सावाड़ी चमके बेल बाड़ा का, चमके बेल बाड़ा का, अरे भैंस रे तूड़ागी पेला पाड़ा की, अरे धीरे चालिए सावाड़ी चमके बेल बाड़ा का, चमके बेल बाड़ा का। अब नई नवेली दुल्हन को और समाज ऐसे नाजुक कली बताता है, ऐसे ऐसे गुमसुम होकर चलती है, हिलती डुलती भी नहीं है, आवाज भी नहीं निकालती। लेकिन हमारी जो नई नवेली दुल्हन है वो चलती है, उसकी धमक से बेल भी चमक जाते हैं और भैंसे उड़ा के भाग जाती। देखिए उनकी चाल, जैसे मैडम ने कल बताया था कि वो जो स्टोन लगाते हैं और जो ये कोड़ियां वगैरह लगाते हैं, जब वो जंगल में जाती है महिलाएं तो जंगली जानवर डर के मारे भाग जाते हैं, और पास आते हैं तो उनका प्रतिबिंब उनको दिखाई देता है तो उनके नजदीक भी नहीं फटकते। ऐसा है आदिवासी समाज का कल्चर। दूसरा, धोला ही धोला बेल जाने पावे ची पानी, रे समुद्र मारो रे, मारो रे बोला चूंदड़ भीजगी मारी, चूंदड़ भीजगी मारी। अब 2 लाइन का अंतर है, लेकिन इसमें आपको हजारों साल का 33 सागर जो कभी राजस्थान में था उसका इतिहास पता चल जाएगा। समंदर राजस्थान में नहीं है ना, लेकिन 33 सागर उसका अवशेष है, जिंदा अवशेष, जो जैसलमेर बाड़मेर में आपको देखना। अब वो महिला बोल रही है कि मैं सफेद सफेद बेलों को पानी पिला रही थी और समंदर ने हिलोड़ा लिया और मेरे कपड़े भीग गए। वो समंदर कहाँ गायब होगा, कैसे गायब हो गई, हमें सोचना होगा, क्योंकि प्रकृति हमें सिखा रही है कि आप किस कगार पे ले जा रहे हो हमें। अब मीना समाज में जो हर आदिवासी समाज में जो पहनावा है, जो ऑर्नामेंट्स है, वो उनका अपना कल्चर है और ज्यादातर सिल्वर वाला कल्चर है। वो कितना ही हल्का हो, कितना ही भारी हो, उनको बड़ा गर्व फील होता है जब पहनते हैं। जब से कल इंदुमती जी ने पहन रखा था, मैंने भी पहन रखा, मंगला जी ने भी पहन रखा था। और यही हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इस भारत की बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक, हाँ, ये जो खूबसूरत गुलिस्ता है, बहुरंगी गुलिस्ता, ये हम सब आदिवासियों से ही खिला हुआ है और खिला रहेगा।